हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपके लिए फटाफट लेकर के आया हूँ जो सुबह सॉल्यूशन कराया था, उसका टेस्ट कराया था, उसका सॉल्यूशन ज़रा फटाफट देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन थे। ज़रा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है भैया, लेखांकन मानकों को तैयार करने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को अपनाने की सामान्य जानकारी किस लेखा मानक में है? तो इसका संबंध लेखा मानक 1 से है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा एक मिनट, ये आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समामेलन के लिए लेखांकन किस लेखा मानक से है? समामेलन होता क्या है भैया? अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन होता क्या है? जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बनाती हैं या एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कर लेती है तो उसे समामेलन यानी अमालगमेशन कहते हैं। तो इसका संबंध लेखा मानक 14 से है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ की हानि वाली बीमा पॉलिसी से जुड़ी बातों के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इनमें से हमें यह बताना है कि क्या सही नहीं है। ठीक है भैया। तो देखिएगा, सही नहीं बताना है इसमें। तो बीमा कंपनी की सहमति से लाभ हानि के लिए लेखांकन को बदला नहीं जा सकता। ठीक, ये आपका सही है। जबकि अगर माल पूरी तरह से बीमीकृत है तो दावा राशि वास्तविक नुकसान से मेल खाती है। ये बात गलत है। ठीक है। अगला, अगर बीमा राशि स्टॉक के बीमा योग्य मूल्य से कम है तो दावा राशि वास्तविक नुकसान से मेल नहीं खाती। फिर उसके बाद में, अगर बीमा राशि स्टॉक के बीमा योग्य मूल्य से कम है तो दावा राशि पॉलिसी राशि तक सीमित रहती है। बीमा पॉलिसी को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। बीमा प्रीमियम को लाभ हानि खाते वितरण में जो है व्यय के रूप में दर्शाया जाता है। शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए बीमा पॉलिसी को राजस्व से घटाया जाता है। बीमा पॉलिसी को अंतिम खातों में परिसंपत्ति माना जाता है। तो ये हमारे क्या है भैया, ये सब के सब क्या है भैया, गलत हैं। बल्कि केवल तो ये इसके आधार पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक, आगे देखिए, लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति। तो लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति परिवर्तनीय है भैया। ठीक है। हाँ, ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, एक परिसंपत्ति को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं? तो परिसंपत्ति का मतलब होता है भैया कि एक सेवाओं का पुलिंदा जो होता है वो हमारी सही आंसर है ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ कंपनियां जिनके अंश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं उन्हें अपने परिणामों की रिपोर्ट का प्रकाशन करना पड़ता है। तो भैया यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी?
कि कुछ कंपनियां जिनके अंश एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं उन्हें अपने परिणामों की रिपोर्ट का प्रकाशन जो है कब करना होता भैया, तो हर त्रैमासिक को, क्वार्टरली उसको अपना, वैसे तो खाते सामान्यतः वर्ष के अंत में बंद होते हैं, तैयार किए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट की बात चली तो ये त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करती है। आगे देखते हैं, जब दो व्यवहारों से संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचना प्रदर्शित करती है। तो जब कोई दो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टू बिजनेस इन prepared in the same way then that information so तो वेरिएबिलिटी, सूटेबिलिटी, रिलेवेंस, तो इनमें से कोई नहीं भैया। क्या होती है ये असल में वेरीफिएबिलिटी, यानी कि जब दो व्यवहारों से संबंधित सूचना को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो उसमें वेरीफिएबिलिटी नहीं होती, जांच योग्यता नहीं होती, सूटेबिलिटी उपयुक्तता नहीं होती, रिलेवेंस नहीं होता। तो यह हो जाएगा भैया आपका डी आंसर सही। ठीक, आगे बात करते हैं, वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यावसायिक इकाई के निकट भविष्य वन ही उसका परिणाम होगा। तो ये क्या है भैया, गोइंग कंसर्न है। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा। लेखांकन सूचनाओं को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला, तो भैया लेखांकन सूचनाओं को आवश्यक बनाने वाला रिलेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होती है, यानी कि विश्वसनीयता और तुलनीयता का गुण होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय लेखांकन का मूलभूत व आधारभूत सिद्धांत है। इसका संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के क्या होता भैया, इसमें कि जब द्विपक्षीयों की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं दो स्थानों पर पड़ता है, यानी एक लेन देन कम से कम दो पक्षों को प्रभावित करता है। प्रत्येक लेन देन का लेखन दो स्थानों पर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में किसी भी लेन देन में अभिलेखन के लिए दो खाते होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे इसके राइट आंसर है, यानी डी है इसका। आगे देखिए, लेखांकन मानकों के लाभ नहीं है। इनमें से लेखांकन मानकों का लाभ कौन सा नहीं है ये बताना भैया। तो देखिएगा, लेखांकन मानकों का लाभ नहीं है बताना है। ठीक है, तो लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेखांकन व्यवहारों में से भिन्नता का उन्मूलन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तैयार करने हेतु लेखांकन, ठीक है, तो क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वेरिएशन इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, अगला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आल्सो कॉल फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट दैट इंफॉर्मेशन में बी वेरी यूजफुल टू द जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की अंतर कंपनी या अंतर कंपनी तुलनात्मक से सहायता करते हैं। इसकी दृढ़ता से पालन किया जाता है जिससे लेखांकन मानकों को लागू करने में लोचीलता नहीं आ पाती। तो ये तुम्हारे जो है भैया क्या है कि 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों जो हैं ये तीनों लेखांकन के लाभ नहीं है बल्कि लेखांकन की विशेषताएं। ठीक, आगे देखेंगे, लेखांकन मानकों की सीमाएं नहीं है। इनमें से लेखांकन मानकों में विभिन्नता वैकल्पिक लेखांकन व्यवहारों से चुने जाते हैं। ठीक है भैया, अब ये कह रहा है इनका दृढ़ता से पालन किया जाता है जिससे लेखांकन मानकों को लागू करने में
लोचशीलता नहीं आ पाती है। ठीक है, लेखांकन मानक कानून को प्रत्यादेश नहीं दे सकते। वर्तमान कानून की सीमा के भीतर ही मानकों के निर्माण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सीमाओं की बात कर रहे हैं, तो इनमें सीमाओं में 1, 2 और 3 ये जो है आपकी लेखांकन की सीमाएं हैं, बाकी लेखांकन की सीमाएं नहीं। क्लियर है भैया? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपका कि एक खाता अंग्रेजी भाषा के किस अक्षर की भांति होता है, तो ये टी के भांति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन देनों को अभिलेखित करने के दृष्टि से सभी खातों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 भी हो सकता था और 5 भी हो सकता है। 3 ऑप्शन नहीं है तो 5 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाय द वे 3 दिया होता और 5 नहीं दिया होता तो 3 लगता, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच के अनुसार जो है 3 होते हैं, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार 5 होते हैं और ट्रेडिशनल के अनुसार 3 होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देयता पूंजी व लाभों में परिवर्तन के लिए नियम नहीं है, इनमें से कौन सा नियम नहीं है? तो भैया बात करते हैं तो यह है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। परिसंपत्ति में वृद्धि को नाम व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाता, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, खाता बही। खाता बही जो है भैया आपका क्या है, कैसे बनती है? ये एनालिटिकल बनती है, एनालिटिकल होती है, यानी कि वर्गीकरण होता है। ठीक है भैया, अगली चीज देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रोजनामचा के खाता पृष्ठ संख्या स्तंभ का तो क्या होता भैया? ये खाता पृष्ठ संख्या जो होती है, ये संबंधित खाते की खाते पृष्ठ संख्या को जानने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी सेवा की उधार बिक्री की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होना चाहिए। किसी सेवा की उधार बिक्री, जब हम कोई उधार बिक्री को रिकॉर्ड करते हैं तो देनदार खाते का जमा और फीस आय खाते को जमा किया जाता है। ठीक है, ये असल में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जब किसी सेवा की उधार बिक्री की जाती है तो डेटर को डेबिट किया जाता है और आय खाते को क्रेडिट किया जाता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन सही कर लेना इसको। तो फीस खाते नाम, देनदार खाते नाम, पूंजी खाते, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो है नाम आएगा। ठीक है, ये गलत है, ठीक कर लेना इसको, ये पोर्शन गलत है, नाम आएगा इसका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक संयंत्र को 2 लाख रुपए नगद और 8 लाख रुपए 30 दिन को उधार पर खरीदा गया। एक संयंत्र को 2 लाख रुपए नगद और 8 लाख रुपए 30 दिन के उधार पर खरीदा गया, मतलब 2 लाख रुपए तो एंड टू एंड दे दिए और 8 लाख रुपए 30 दिन के अंदर अंदर देने हैं। इसकी रोजनामचा प्रविष्टि क्या होगी? तो यहाँ पर बात करनी है, तो एक तो नगद हो गया, एक उधार हो गया। तो आपने संयंत्र खरीदा है तो संयंत्र खरीदने पर संयंत्र खाते को डेबिट करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10 लाख से, और नगद जो है 2 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, लेनदार को 8 लाख से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं किसी सेवा के लिए क्रेडिट स्लिप की जर्नल प्रविष्टि में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। तो जब हम कोई क्रेडिट करते हैं, कोई क्रेडिट एंट्री करते हैं,
तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए भैया, क्या होना चाहिए उसका, जब हम किसी सेवा के लिए क्रेडिट स्लिप की जनरल प्रविष्टि में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। क्या, देनदार खाता और पूंजी खाता, नगद खाता और देनदार खाते में शुल्क, आय खाता और देनदार खाते में और शुल्क आय खाते में। तो क्या होने चाहिए भैया, जब हम कोई जर्नल एंट्री फॉर ए क्रेडिट स्लिप फॉर ए सर्विस शुड इंक्लूड, जब हम कोई उधार करते हैं सेवा के लिए, किसी सेवा के लिए क्रेडिट स्लिप, ठीक है, तो क्रेडिट स्लिप का मतलब क्या हुआ भैया, उधार। क्रेडिट स्लिप मतलब उधार। तो फी अकाउंट क्या हो जाएगा, वही बात आ गई ना, देनदार को डेबिट करेंगे और एक मिनट गलत हो रहा है ये, देनदार खाता और पूंजी खाते में क्रेडिट, नगद खाता और देनदार खाते में क्रेडिट, किसी सेवा के लिए क्रेडिट स्लिप की जानकारी शामिल होना चाहिए। ये असल में जो है थोड़ा क्रेडिट टू डेटर अकाउंट, और ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई ऊपर वाली कि डी, इसमें असल में आंसर गलत हो गया है, ये छोड़ दीजिए, इसमें जो है संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना क्रेडिट डेटर, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, ये डी आंसर में डेबिट हो जाएगा और इसमें क्रेडिट डेटर अकाउंट को जो है डेबिट और फी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये थोड़ा गलत है क्वेश्चन, आगे बात करते हैं भैया। एक प्लांट को 20 लाख रुपए में नगद और 8 लाख रुपए में, तो वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, सेम रिपीट हो गया ये, तो ये आपका बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, जब रोजनामचा प्रविष्टि की जाती है, जब रोजनामचा प्रविष्टि की जाती है तो क्या होता भैया, रोजनामचा प्रविष्टि करने पर क्या होता, जिस खाते को नाम करना है उसके पहले लिखा जाता है, ठीक है, उस जिसको डेबिट करेंगे उसको पहले लिखा जाएगा, बाद में दूसरा लिखा जाएगा। अगला है, यदि सौदे के विश्लेषण व अभिलेखन उचित प्रकार हुआ है, तो अगर हमारे जो सौदे हैं उनको सही से लिखा गया है तो सौदे के अभिलेखन में केवल 2 खातों का प्रयोग होगा, ठीक है, सौदे के अभिलेखन में केवल एक खाते का प्रयोग होगा, केवल खाते के शेष बढ़ेगा वह 1 घटेगा नहीं, कुल नाम की गई राशि कुल जमा राशि के बराबर होगी भैया, ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रमाणन निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाया जाता है, प्रमाणन निम्नलिखित परिस्थितियों में बनाया जाता है, तो प्रमाणन कब बनाया जाता है भैया, जब हम रोकड़ की प्राप्ति का भुगतान करते हैं, नगद बिक्री करते हैं, सभी दशाओं में बनाया जाता है। आगे बात करते हैं भैया, वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य, वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य जितने भी लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित द्वारा निर्धारित होती है, तो भैया वित्तीय लेखांकन के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बही खाते का अर्थ क्या है भैया, तो बही खाते का अर्थ व्यापारिक लेन देनों का पुस्तकों में लेखा करना और उनको वर्गीकृत करना होता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर होता है। किताबें रखना, पुस्तकों में रिकॉर्डिंग और व्यापारिक लेन देनों का पुस्तकों में अभिलेखन, ये ज़्यादा क्लोज सही है, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं,
लेखांकन की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा यह बताती कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए खातों में हेराफेरी किया जा सकता है। मतलब महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने के लिए ये विंडो ड्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अगली बात करते हैं। लेखांकन जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने पर लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबंधित होती है? तो ये बोधगम्यता हो जाती है। ठीक है भैया, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक, आगे बात करते हैं माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग देता। जब हम एक सामान्य इकाई और समान करते हैं तो ये तुलनात्मकता जो है बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 31वां कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता में शामिल है? तो विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, ठीक है, तुलनात्मकता, ये सभी गुणात्मक विशेषताओं में शामिल होते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यय जिसका पूरा लाभ एक लेखा अवधि के दौरान प्राप्त होता है कहलाता है। कोई भी ऐसा लाभ जो कि एक लेखा अवधि में ही मिल जाएगा उसको राजस्व व्यय कहते हैं भैया। ठीक है, चालू देनदारों में निम्नलिखित में शामिल नहीं है। तो चालू देनदार की बात करना है तो चालू देनदार की बात ये प्रीपेड जो इंश्योरेंस है, जो प्रीपेड बीमा है, ये हमारा चालू संपत्ति है, चालू दायित्व नहीं है। बर्बाद संपत्ति है तो बर्बाद संपत्ति का मतलब हो गया जो क्षीणशील होती है। तो कुएं, तेल के कुएं जो होते हैं वो क्षयशील होते हैं। ठीक है भैया, लेखांकन सिद्धांत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बर्बाद से मतलब जरा सुन लीजिए एक मिनट, या वेस्टिंग एसेट्स का मतलब है कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो एक साथ तेल के कुएं एक समय के बाद में बंद हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं। लेखांकन सिद्धांत का अर्थ है, लेखांकन सिद्धांत का अर्थ है भैया, लेखांकन लेन देन रिकॉर्ड करते समय अपनाए जाने वाले नियम, वो लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, अब सिद्धांत सीधी सी बात है, किसी चीज़ को, काम को करने के लिए जो नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो सिद्धांत कहलाते हैं। इसीलिए लेखांकन में जो हम लेखांकन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं वही लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, गोइंग कंसर्न अवधारणा के अनुसार व्यवसाय जारी रहेगा, तो ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा भैया, ये इसकी अवधारणा कहती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनिश्चित काल के बाद में अगला क्वेश्चन बात करते हैं भैया 37 की। 37 में क्या है, आयकर अधिनियम के अनुसार सेवा लेखा अवधि है। तो सेवा लेखा अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटे कैलकुलेटर की लागत को एक व्यय के रूप में गिना जाता है और एक व्यवसायिक इकाई के वित्तीय विवरणों में एक परिसंपत्ति के रूप में नहीं दिखाया जाता। क्योंकि, तो भैया ये क्या है, भौतिकता की अवधारणा है, मेटेरियलिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया, निम्नलिखित में से किसके कारण आकस्मिक देनदारियों को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है? तो ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा है। अगली बात करते हैं, वित्तीय विवरण में पैसे को लोप तथा गोल आंकड़े। तो पैसों का लोप और गोल आंकड़े जो होते हैं वो भौतिकता होती है। असल में जो राउंड ऑफ किया जाता है वो मटेरियलिटी के हिसाब से किया जाता है भैया। आय को किसके आधार पर मापा जाता है? आय को जो है किसके आधार पर मापा जाता है भैया? आय जो है वो मिलान अवधारणा से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पर दे रखा मूल्यह्रास प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य वास्तविक लाभ की गणना करना है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है? नहीं भैया, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होता है। ये जो होता है वस्तु का, संपत्ति के जीवन काल का बंटवारा होता है। ठीक है, जो 10 साल 10 साल उसका पड़ने वाला खर्चा होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं भैया, खाता बही खातों की मुख्य पुस्तक है जहाँ किसी विशेष व्यक्ति या चीज़ से संबंधित लेन देन दर्ज किए जाते हैं। ये क्या है, अलग है, समान है, ए तथा बी दोनों है। तो इनमें क्या है भैया, एक
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका? तो ये समान, यानी एक ही समान के लेखे, जो एक समान एक से लेके होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अगली बात करते हैं भैया, यह है यदि बेचे गए माल की लागत 80,700 रुपये, प्रारंभिक स्टॉक 5,800 रुपये और अंतिम रहतिया 6,000 रुपये हो तो खरीद की राशि होगी। तो यहाँ पर खरीद की राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया कि जो हमारा बेचे गए माल की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80,900 रुपये। ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, 2 साझेदार हैं, 3:2 में बांटते हैं। सी नया साझेदार बनता है और जो ख्याति के लिए 10,000 रुपये प्रीमियम का भुगतान करता है। ए बी सी के बीच लाभ का बंटवारा बराबर है, त्याग की गणना करनी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब हमें यह ना बताया जाए कि नया लाभालाभ अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर नया लाभालाभ अनुपात त्याग का अनुपात पूछा है, ये कह रहे हैं कि बराबर बराबर होगा। तो पहले था हमारा 3:2, अब हो गया 1:1:1, तो 1/3 1/3 1/3। तो हम जब त्याग अनुपात निकालते हैं तो त्याग अनुपात निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। तो जब ए का त्याग अनुपात निकालेंगे तो 3/5 में से 1/3 का माइनस करेंगे। तो जब 1/3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा भैया? 3/5 में से 1/3 माइनस करने पर 15 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो 9 माइनस ये जो आएगा आपका 9 - 5 करके 4/5 आ जाएगा। फिर दूसरा इसी तरह से 2/5 माइनस 1/3 करेंगे तो ये 1/15 आ जाएगा। तो 4/15 और 1/15 का सिंप्लीफाई करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। ये इसका सी आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ये कह रहे हैं जहाँ पुनर्प्रसंस्करण की सुविधा मौजूद है वहाँ पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट की सूची का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है, यानी कि रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। कच्चे माल की लागत में उसे जो है रीप्रोसेसिंग लागत घटा दी जाती है। ठीक है भैया, जो कच्चे लागत होती है, ए सही हो जाएगा इसका आंसर। 47, एक ही चीनी मिल के लिए गन्ना और चीनी, तो जरा सुन लीजिए, एक होता फिनिश गुड्स, एक होता है रॉ मटेरियल। तो एक चीनी मिल के लिए गन्ना जो होगा वो रॉ मटेरियल होगा और चीनी जो होगी वो फिनिश प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हाँ, फिनिश गुड्स होगा, तैयार माल। ये डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये कह रहा है यदि सकल लाभ मूल्य का 25% है तो क्या लाभ बिक्री का क्या होगा? तो बिक्री का सीधी सी बात है, लागत का दिया है, बिक्री का निकालना, तो 20% हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है? इनमें सही बताना कौन सा सही है। तो सकल लाभ प्लस खरीद प्लस बिक्री बराबर शुद्ध लाभ, सकल लाभ प्लस प्रशासनिक एवं अन्य व्यय बराबर शुद्ध लाभ, सकल लाभ बराबर प्लस बिक्री प्लस प्रशासनिक व्यय बराबर शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ प्लस प्रशासनिक एवं अन्य व्यय बराबर शुद्ध लाभ। तो ये असल में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया भाई। ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा।
या माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यह आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चंत खाता बनाया जाता है। उच्चंत खाता, सस्पेंस अकाउंट, तो जब हम ट्रायल बैलेंस का मैच करते हैं, ठीक है, नहीं मिल पाता तो अंतर की राशि को हम उच्चंत खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना हमें, गलत कथन कौन सा है। ठीक है भैया, तो गलत कथन कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो गलत कथन बताने के लिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करना है, ठीक है। तो लेखांकन बही खाता का हिस्सा नहीं है भैया, ये सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, लेखांकन की सीमाएं हैं। लेखांकन की जो हैं ये सभी सीमाएं हैं लेखांकन की, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अवधारणा फर्म के मामलों के प्रोमोटरों के मामले से अलग करती है। तो ऐसी अवधारणा जो व्यवसाय और उसके मालिक को अलग करती है वो कहलाती है व्यावसायिक इकाई अवधारणा या पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ये ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ईसा ने व्यवसाय में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया। ईसा के पूंजी खाते को किसके द्वारा डेबिट किया जाता है। तो ईसा ने जो लगाए हैं पैसे, तो ईसा तो क्रेडिट होनी चाहिए, ईसा का पूंजी खाता क्रेडिट होगा, तो पूंजी खाता किसके लिए डेबिट, तो डेबिट तो होगा ही नहीं, डी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है वित्तीय लेखांकन का आउटपुट। वित्तीय लेखांकन का आउटपुट जो होता है वित्तीय विवरण तैयार करना होता है। ठीक है भैया, ये इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सैद्धांतिक त्रुटि है। सैद्धांतिक त्रुटि का मतलब जहाँ पर हम दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का पालन नहीं करते, अनदेखा कर देते, वहाँ पर हमारी दोहरा लेखा जो है गलती हो जाती है, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नाम मात्र खाता है। तो स्टेशनरी व्यय खाता नाम मात्र खाता हमारा। ठीक है, कौन सा सी सेवा में बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जाती। तो देखिए, इनमें से कौन सी सेवा बैंक प्रदान नहीं करता है। तो शेयरों का कारोबार जो है बैंक नहीं करता है। शेयर्स नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर, गवर्नमेंट के जो शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, वो आरबीआई खरीदता और बेचता है, लेकिन नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक ये काम नहीं करते। ठीक है भैया, अगला देखिएगा, किस प्रकार के चेक केवल डिलीवरी द्वारा हस्तांतरित होते हैं। तो ये धारक चेक जो होते हैं, ये बियरर चेक जो होते हैं, ये डिलीवरी द्वारा हस्तांतरित हो जाते हैं, जो लेकर जाता है उसी को पेमेंट मिल जाता है इसका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं खराब के रूप में लिखे गए ऋण यदि बाद में वसूल किए जाते हैं तो किसको जमा किया जाता है, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बैड डेब्ट ऋण खाता नहीं, बैड डेब्ट रिकवर्ड खाता होगा। अच्छा हाँ, ये बैड डेब्ट गलत है, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया, यहाँ पर ये थोड़ा रिकवर्ड आएगा। ठीक, आगे देखिए, नहीं तो बैड डेब्ट नहीं दे रखा तो ये सही होगा। बेचे गए माल की कीमत क्या है जब प्रारंभिक स्टॉक 5000, अंतिम स्टॉक कितना कितना। तो मैंने अभी बताया था प्रारंभिक स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से एडजस्टमेंट करके हमारा जो होगा वो कितना आएगा भैया। तो 43,000 में 5,000 जोड़ दो तो 52,500, उसमें 25 से घटा दो तो ये 49,500 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं पासबुक का शेष दर्शाता है।
पासबुक का शेष बैंक में नकद दर्शाता है। ठीक है, ये सी आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। सॉरी, सूचना का संचार, सी आंसर होगा इसका। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि नहीं है ये बताने, तो नगद बिक्री को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जाना। ठीक है, तो ये असल में त्रुटि नकद बिक्री को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया जाना, ये त्रुटि है, ये ओमिशन की त्रुटि है। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा भाई। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी कमीशन की त्रुटि नहीं है, ये असल में गलती हो गई। ये असल में कमीशन की गलती होना चाहिए था, जो कि इसको छोड़ कर के बाकी सब कमीशन की गलती है। ये कमीशन की गलती नहीं है बल्कि ओमिशन की गलती है। ठीक है, ये गलत है, या कमीशन आना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। यदि त्रुटियों के सुधार के बाद भी सस्पेंस खाता संतुलित नहीं होता तो इसका तात्पर्य यह है कि पुस्तकों में अभी कहीं ना कहीं त्रुटि बाकी है, यानी कि ए आंसर है। ठीक है, कुछ एक तरफा त्रुटियां भी बाकी रह गई हैं। ठीक है भैया, ठीक है, ओके, फाइनल हो गया। बिना किसी देरी के अलविदा लेते हैं, फिर बाद में फिर आपके लिए फिर इसी तरह से सॉल्यूशन लेके आएंगे नेक्स्ट पेपर का। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।